हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नर्सिंग फाउंडेशन। और नर्सिंग फाउंडेशन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके बिना शायद एग्जाम ही ना बने इसके क्वेश्चन के बिना। उसका नाम है ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा और नोट्स बना लीजिएगा। इसी के साथ टॉपिक के साथ साथ में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन का। जो ये हमारा टॉपिक है, इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीजन गैस के बारे में। ठीक है, ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जिसे हम बोल सकते हैं कि जो लाइफ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ना। आप बोल सकते हैं कि अगर जिंदगी हमारी चल रही है तो वो ऑक्सीजन से ही चल रही है। ठीक है, ऑक्सीजन एक तरह की हम लोग बोलते हैं क्या होती है, सपोर्टिव इन्फ्लेमेबल इन्फ्लेमेबल गैस, यानी कि ये आग लगाती नहीं है, लेकिन आग अगर जल रही हो तो उसको सपोर्ट जरूर करती है ना। कि ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन से आग लग जाएगी, लेकिन हाँ, आग जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूर नीड है। तो इसे हम बोलते हैं कि ये क्या करती है, फायर को सपोर्ट करती है, या बोल सकते हैं कि सपोर्टिव इन्फ्लेमेबल गैस होती है। और अगर इसकी नेचर की बात करें, क्या किसी ने ऑक्सीजन का कलर देखा है कि जो हमारे नाक से नीला नीला कलर का गैस निकल रहा है? नहीं, किसी ने नहीं देखा। या हमारा एनवायरमेंट नीला नीला रहना? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये क्या होती है, कलरलेस होती है, और साथ में इसकी कोई स्मेल भी नहीं होती है, खुशबू भी नहीं हो सकती होती है। हम बोलते हैं क्या, ऑर्डरलेस होती है। कलरलेस एंड ऑर्डरलेस ये गैस होती है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हो गई आम बात की नॉर्मल एनवायरनमेंट के अंदर, लेकिन हम बात कर रहे हैं हमारे सब्जेक्ट के अंदर। तो जनरली हमें क्या ऑक्सीजन की नीड होती है बहुत सारे चीजों के अंदर, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमें जब हॉस्पिटल के अंदर नीड है ऑक्सीजन की, तो हम ऐसा नहीं है कि एनवायरनमेंट से पकड़ के क्या कर लें, ऑक्सीजन ले लेंगे। नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, उन्हें जनरली हॉस्पिटल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इनके लिए सिलेंडर्स अवेलेबल होते हैं, है ना। ऑक्सीजन के सिलेंडर अवेलेबल होते हैं, जो कि कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। ऑक्सीजन के जो सिलेंडर है वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। ये देखिए, ये हमने डायग्राम यूज किया है किसका, ऑक्सीजन सिलेंडर का। ये क्या है आपके, ऑक्सीजन सिलेंडर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस पे। ऑक्सीजन सिलेंडर, देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर का सबसे पहला क्वेश्चन ही ये आता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर किस कलर का आता है। तो इसका कलर जो होता है वो देखिएगा आप, बॉडी तो इसकी कैसी होती है, ब्लैक होती है। और जो इसका टॉप पार्ट होता है, वो कैसा होता है, व्हाइट होता है। अगर इसका परसेंटेज की बात करें तो ब्लैक होता है अप्रोक्स 90% यहाँ पे, और व्हाइट बोल सकते हैं हम लोग 10%। और ये 90% एंड 10% किसको शो कर रहे हैं कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर में 90% तो कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, और 10% हीलियम गैस होती है। 10% क्या होती है, हीलियम गैस होती है। इन दोनों को मिक्स करके क्या किया जाता है, एक सिलेंडर के अंदर भरा जाता है। तो जस्ट ये व्हाइट पार्ट हीलियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ब्लैक पार्ट ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जनरली ये हीलियम क्या होती है, एसोसिएटेड गैस होती है। हम लोग बोल सकते हैं क्या, एसोसिएटेड गैस होती है ऑक्सीजन के लिए, एसोसिएटेड गैस होती है। क्लियर है। अगर हम इसके और डिफरेंस की बात करें, ऑक्सीजन क्या होती है, एयर से हेवी होती है, और हीलियम आपकी एयर से लाइट होती है। तभी तो देखो, जब आप जो बैलून देखे होंगे आप लोगों ने, जो बैलून ऊपर ही ऊपर ऊपर जाते रहते हैं ना, यानी कि अगर आपने उस रूम में अगर किसी बैलून को छोड़ो और जाकर के छत पे चिपक जाए, तो समझ जाना कि उसमें कौन सी गैस है, हीलियम गैस है। और वो नीचे बैठ जाए, बैलून नीचे गिर जाए, तो समझ जाना उसमें क्या है, ऑक्सीजन गैस है। तो जनरली ये भी एक तरह से डिफ्रेंसिएशन का तरीका हो सकता है। क्लियर है। इसके बाद हम बात करें, अगर यहाँ पे हम एनवायरनमेंट के अंदर अगर ऑक्सीजन के अमाउंट की बात करें या प्रेशर की बात करें, एनवायरनमेंट के अंदर अगर हम ऑक्सीजन के कंटेंट की बात करें, तो देखिएगा, तो जो एनवायरनमेंट के अंदर जो हमारी ऑक्सीजन होती है, अगर उसका हम ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन देखें एनवायरनमेंट के अंदर, तो हम बोलते हैं कंसंट्रेशन जो होती है वो अप्रोक्स एकदम एक्यूरेट बोला जाए तो 20.98% होती है। बट राउंड फिगर में हम इसको ये बोलते हैं कि भाई 21% होती है। यानी कि आप एक लॉजिक लगा सकते हैं यहां पर कि जब बंदा जो ऑक्सीजन ले रहा है, जो इनहेल कर रहा है, उसमें कितने परसेंट ऑक्सीजन है, 21% वहां पे
ऑक्सीजन होती है। अब अगर हम बात करें ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है एनवायरनमेंट के अंदर, पार्शियल प्रेशर बोलते हैं हम लोग इसे, है ना, हम इसे क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बोलते हैं हम लोग। ये होता है जो एनवायरनमेंट के अंदर वो होता है 150 से 160 mm ऑफ Hg। और अगर हम ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पूछा जाए ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो वो ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना देखने को मिलता है आपका, अप्रोक्स 80 to 100 mm ऑफ Hg, 80 to 100 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो ये क्या होता है, कुछ कुछ क्या डाटा होता है ऑक्सीजन के बारे में। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन मैंने आपसे अभी भी पूछा था कि आप इनहेल कितने परसेंट ऑक्सीजन करते हैं, इनहेल करते हैं कितना, 21%। एक्सहेल कितना करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सहेल कितना करते हैं, एक्सहेल करते हैं हम लोग 16%। क्लियर है। ऑक्सीजन कितना, अंदर तो 21% लिया और 16% बाहर निकाला, अंदर कितनी परसेंट रह गई, 5%। और यही 5% क्या है हमारी लाइफ के लिए, क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। फिर इसी का एक क्वेश्चन आता है कि ये जो आप क्वेश्चन आता है कि जब आप एक पेशेंट को सीपीआर देते हैं तो सीपीआर देते टाइम जो इनहेलेशन हुआ है, जो इनहेल किया है उस पर्सन ने, वो उसमें ऑक्सीजन कितने परसेंट होती है, उसमें ऑक्सीजन कितने परसेंट होती है, तो आपके लिए सिंपल सा आंसर है क्या, 16% होती है। नॉर्मली इनहेल कितना परसेंट कर रहे हैं, 21%। लेकिन जब आप सीपीआर दे रहे हैं तब आप कितने परसेंट दे रहे हैं, अगर आप किसी को माउथ टू माउथ ब्रीथ दे रहे हैं, सीपीआर में आप क्या कर रहे हैं, माउथ टू माउथ ब्रीथ दे रहे हैं, तो आप तो क्या कर रहे हैं, एक्सहेल ही तो कर रहे हैं। एक्सहेल करके दूसरे बंदे में क्या कर दिया आपने, इंसर्ट कर दिया। यानी कि सीपीआर के टाइम माउथ टू माउथ ब्रीदिंग में आप कितना देते हैं उसको, 60% देते हैं। इज दैट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमेशा एक हमें इंस्ट्रक्शन दिया जाता है जब भी आप ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करें, जब भी आप ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करें हमेशा क्या यूज करें, ह्यूमिडिफाइड, हमेशा क्या करना है हमें, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन क्या करनी है, यूज में करनी है। ये ह्यूमिडिफाई ऑक्सीजन यूज करने का पर्पस क्या है, क्योंकि जो आपकी ऑक्सीजन गैस होती है वो कैसी होती है, थोड़ी सी ड्राई होती है ना। तो हमें क्या करना है, टू प्रिवेंट ड्राइनेस ऑफ म्यूकोजा, ड्राइनेस, या हम बोल सकते हैं कि इरिटेशन, क्योंकि ये ड्राई करेगी तो इरिटेशन कोज करेगी म्यूकोजा को, कफिंग हो सकती है। टू प्रिवेंट ड्राइनेस ऑब्लिक इरिटेशन ऑफ म्यूकोजा, इसलिए हमें क्या करनी है, हमेशा ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन ही एडमिनिस्टर करनी है। इज दैट क्लियर। अब बात क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया हम बोल सकते हैं कि भाई और दूसरा पर्पस क्या हो सकता है, ठीक है, और दूसरा पर्पस क्या हो सकता है, तो हम बोल सकते हैं इसका एक और पर्पस हो सकता है टू थिनिंग द म्यूकस, जो म्यूकस जमा हो गया है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में उसको भी हम क्या कर सकते हैं, थिन कर सकते हैं, है ना, उसको भी आप थिन कर सकते हैं, किसकी मदद से, किसकी मदद से, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन की मदद से। अब एक क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा ह्यूमिडिफायर या ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन कौन से मेथड से दी जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप आंसर कर सकते हैं क्या, जो आपका नॉर्मल मास्क होता है ना, एरोजोल मास्क होता है जो, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, बेस्ट ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इज दैट क्लियर। चलिए अब मैं बात करता हूं, जो देखिए अब आपकी जो ये O2 सिलेंडर है, क्वेश्चन आता है इस O2 सिलेंडर को ओपन करने के लिए किस डायरेक्शन में आपको खोलना, ओपन करना है इसको ना, O2 सिलेंडर को जब आपको क्या करना है, ओपन करना है, ओपन करने के लिए आप लोगों को इसको क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लोज करने के लिए आपको इसको कैसे, क्लॉकवाइज आपको क्या करना है, घुमाना है ना। एंटी क्लॉकवाइज ये हो गया और क्लॉकवाइज क्या हो गया, ये हो गया। इस डायरेक्शन में आपको क्या करना है, उसको क्या करना है, ओपन एंड क्लोज करना है। और इसके ओपन एंड क्लोज करने के लिए आपको किसकी मदद लेनी पड़ेगी, पानों की मदद लेनी पड़ेगी, जिससे हम इसके स्पैनर्स की क्या आपको करनी पड़ेगी, मदद लेनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर। चलिए फिर एक क्वेश्चन आता है कि आपका जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है
उसकी मैक्सिमम फ्लो रेट कितनी होती है, मैक्सिमम फ्लो रेट कितनी होती है। तो आपको आंसर करना है मैक्सिमम फ्लो रेट जो हो सकती है वो हो सकती है क्या, 15 लीटर पर मिनट। 15 लीटर पर मिनट की क्या हो सकती है, इस ऑक्सीजन सिलेंडर की फ्लो रेट हो सकती है। आई होप आपको ये कुछ बातें समझ में आई होंगी और याद रख सकते हैं आप लोग, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी की सारी, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अब एक इमेज मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इसका नाम बताएं मुझे। क्या आपको इस बोतल का नाम पहले से पता है तो यस कमेंट कीजिएगा, और नहीं पता है तो नो कमेंट कीजिएगा, और ध्यान दीजिएगा आगे के लिए। ये जो आपका आपने देखा होगा सिलेंडर के ऊपर इस तरह की एक बॉटल लगी हुई होती है ना, जैसे देखो इसमें से ऑक्सीजन आउटपुट के लिए ये पोर्शन है, ये ह्यूमिडिफायर बॉटल है इसके अंदर, इसको हम बोल सकते हैं क्या, वॉल्व, सेफ्टी वॉल्व है, ये प्रेशर के लिए यहाँ भी कितनी फ्लो में या कितनी प्रेशर में आपको क्या करनी है, ऑक्सीजन देनी है। तो ये सब चीजें क्या इसमें होती है एक्चुअल में, इसका इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है या फिर पूछ भी सकता है कि जो ऑक्सीजन के अंदर ह्यूमिडिफायर वाली जो बॉटल होती है उसका नाम क्या होता है। तो आप इसका नाम याद रखिएगा, इसे हम वॉल्फ बॉटल बोलते हैं। हम इसे क्या बोलते हैं, वॉल्फ बॉटल बोलते हैं। इज दैट क्लियर, ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हमें ऑक्सीजन देनी है तो ऑक्सीजन का जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेशन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन देने का इंडिकेशन क्या है कि आपको ऑक्सीजन देनी क्यों पड़ रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेशन तो यही होता है कि इसमें आपको कि अगर बंदा किस में जा रहा है, हाइपोक्सिया में जा रहा है। हाइपोक्सिया बोले तो हम बोल सकते हैं कि उस पर्सन के अंदर ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कम हो रही है। एक होता है हाइपोक्सीमिया, एक होता है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया बोले तो टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी, और हाइपोक्सीमिया बोले तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी। तो हाइपोक्सिया की कंडीशन जब होती है, टिश्यू के अंदर जब ऑक्सीजन कम होता है, तो उस केस में आपको क्या है, ऑक्सीजन देना पड़ता है। क्लियर है, तो अब आपको हाइपोक्सिया को, अगर आप में हाइपोक्सिया में उसको क्या करना है, बंदे को ऑक्सीजन देनी है, तो आपको क्या आना चाहिए, असेसमेंट आना चाहिए कि भैया असेस कर सको कि हाइपोक्सिया है या फिर नहीं है। तो असेसमेंट के लिए हमें क्या है यहाँ पे देखना होगा कि भाई हाइपोक्सिया का असेसमेंट किस किस तरह से कर सकते हैं, क्या क्या इसके मेथड्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे मेनली आपको 3 मेथड से आप लोग क्या कर सकते हैं, हाइपोक्सिया की कंडीशन का असेसमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला तो आप ऑब्जर्वेशन करके, आप बंदे को देख करके बता सकते हैं कि भैया हाइपोक्सिया हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरा होता है आप कोई टेक्निक का यूज करके, कोई मशीनरी का यूज करके, हम जिससे हम बोल सकते हैं क्या, नॉन इन्वेजिव मेथड से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, हाइपोक्सिया का पता लगा सकते हैं। और जो सबसे रिलायबल होता है, हम जिसे बोलते हैं क्या, इन्वेजिव मेथड, इन्वेजिव मेथड। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इन 3 तरह से मोस्ट रिलायबल होता है ये, हम बोल सकते हैं क्या, मोस्ट रिलायबल मेथड होता है जिसपे आप भरोसा कर सकते हैं कि सच में हाइपोक्सिया है या फिर नहीं है। क्लियर है, तो इसमें सबसे पहले हेडिंग लगाइएगा भैया, ऑब्जर्वेशन से आप किस तरह से, ऑब्जर्वेशन से आप किस तरह से हाइपोक्सिया का पता लगा सकते हैं। तो आपको ऑब्जर्वेशन में देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को क्या मिलेगी, जैसे ही आप पेशेंट को देखोगे, आपको उस पेशेंट में क्या देखने को मिल सकता है, साइनोसिस। साइनोसिस हम किसे बोलते हैं, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। अब कैसा ब्लू, क्या एकदम नील की तरह ब्लू, जो उजाला वाला नील आता है वैसा ब्लू, या कैसा, आखिर दिखता कैसा, हम टर्म पढ़ते रहते हैं हमेशा, साइनोसिस साइनोसिस साइनोसिस, आखिर में साइनोसिस होता कैसा है। तो इमेज देखिएगा, देखिएगा ये साइनोसिस आपको किस तरह से देखने को मिल सकता है। ये देखिए, ये बंदे के पैर कैसे से हो रहे हैं, ब्लूइश कलर के देखने को मिल रहे हैं ना, ऐसे हल्का सा रेडिश भी लगने को लग रहा है, और थोड़ा सा ब्लूइश भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोसिस बोलते हैं। तो हमको ऐसी सिचुएशन अगर देखने को मिल रही है तो हमको एक इंडिकेशन मिल जाता है कि इस बंदे में क्या हो रहा है, हाइपोक्सिया हो रहा है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि पेशेंट क्या होने लगेगा, आप बोल सकते हैं कि रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगी। पेशेंट में क्या देखने को मिल सकता है, रेस्टलेसनेस देखने को मिल सकता है। क्लियर है, अब देखो यहाँ पे पेशेंट उसको नर्स को क्या ऑब्जर्व करना है, साइनोसिस ऑब्जर्व करना है और रेस्टलेसनेस ऑब्जर्व कर सकती है। क्वेश्चन आता है कि एक कॉन्शियस पेशेंट में, यानी कि जो होश के अंदर है, कॉन्शियस पेशेंट के अंदर अर्लियर साइन क्या होता है, अर्लियर साइन क्या होता है हाइपोक्सिया का। तो आप आंसर क्या कर सकते हैं,
आपको आंसर करना है हाइपोक्सिया का अर्लियर साइन आप आंसर कर सकते हैं क्या? रेस्टलेसनेस। रेस्टलेसनेस ये आपको देखने को मिलेगा एक कॉन्शियस पेशेंट के अंदर। लेकिन पेशेंट अगर क्या है, अनकॉन्शियस है, अगर पेशेंट क्या है, अनकॉन्शियस है, उसमें अर्लियर साइन क्या देखने को मिलेगा? उसमें अर्लियर साइन क्या देखने को मिलेगा हाइपोक्सिया का? तो आपको आंसर करना है क्या? अब बेचारा पर्सन तो क्या अनकॉन्शियस है, तो रेस्टलेसनेस आप देख नहीं सकते। रेस्टलेसनेस बोले तो पेशेंट तड़पेगा। आप लोगों ने देखा होगा, मतलब एकदम बहुत गंदी तरीके से क्या लगेगा उसको, कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम लगेगा, वो ऐसा लगेगा सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा हाफ हाफ के सांस लेगा या बहुत ज्यादा इरिटेट रहेगा, इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। लेकिन पेशेंट अनकॉन्शियस है, बेहोश है, तो उस केस में आपको क्या चेक करना है? साइनोसिस, या अर्लियर साइन क्या होगा? साइनोसिस होगा। अब देखिए साइनोसिस देखने के लिए सबसे जो मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा जो विजिबल जो पार्ट होता है, या उसके लिए नर्स को क्या ऑब्जर्व करना होता है? तो साइनोसिस को ऑब्जर्व करने के लिए नर्स ऑब्जर्व करेगी किसको? नेल बेड्स को। किसको? नेल बेड्स। ये देखिए नाखून कैसे से हो जाएंगे, ऑब्जर्व करना है किसके थ्रू? नेल बेड्स। इनको देखो, ये देखो, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि भैया बंदे में क्या हो रहा है? हाइपोक्सिया हो रहा है। ठीक है, तभी बोला जाता है, तभी तभी प्री ऑपरेटिव केयर में बोला जाता है कि अगर फीमेल क्या है, अगर फीमेल के नेल पॉलिश है तो आप उसको क्या कर दें? रिमूव कर दें। क्योंकि ऑपरेशन के बाद ऑब्वियस सी बात है पेशेंट एनेस्थीसिया इफेक्ट में रहेगा, हाइपोक्सिया में जा सकता है, तभी नेल पॉलिश को रिमूव किया जाता है कि हटा दो इसको, इसका कोई काम नहीं है ना। क्योंकि अगर नेल पॉलिश लगाई हुई और इस तरह की कंडीशन हुई तो नहीं देखने को मिलेगा। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि पेशेंट मान लो निग्रो है, ठीक है, पेशेंट कैसा, कौन सा है? निग्रो है, या आप बोल सकते हैं पेशेंट बहुत ज्यादा काला है ना, और अब उसके नेल्स बेड क्या देखने को मिलेंगे? पहले से ऐसा लगेगा कि यार कि ब्लू हो रहे हैं, है ना, तो उसमें ढंग से आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है। तो वहां पर आपको क्या चेक करनी है? बक्कल म्यूकोजा चेक करनी है। वहां पे आपको क्या चेक करनी है? बक्कल म्यूकोजा वहां पे आपको चेक करनी है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये था हमारा क्या? ऑब्जर्वेशन मेथड, जिसमें ऑब्जर्व करके आप लोग क्या कर सकते हैं? सब चीजें पता लगा सकते हैं। अब सेकंड होता है नॉन इन्वेजिव मेथड। नॉन इन्वेजिव मेथड, नॉन इन्वेजिव मेथड। नॉन इन्वेजिव मेथड में यहां पे आप क्या कर रहे हैं? कुछ ना कुछ मेथड या कुछ आप बोल सकते हैं कुछ ऐसा इक्विपमेंट यूज करेंगे, है ना। इसके अंदर हम लोग यूज करते हैं क्या? पल्स ऑक्सीमीट्री। पल्स ऑक्सीमीट्री। अब ये जो पल्स ऑक्सीमीट्री होती है वो क्या बताती है? ऑक्सीजन सैचुरेशन बताती है, या आप बोल सकते हैं सिर्फ सैचुरेशन बताती है। और ये सैचुरेशन क्या होता है? सैचुरेशन बताता है कि हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की बाइंडिंग कितने परसेंट है। इस बाइंडिंग को ये क्या करता है? बताता है। जनरली बोला जाता है कि अगर ये क्या है, पल्स ऑक्सीमीटर की जो हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग है वो क्या है, आप बोल सकते हैं जो एवरेज देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है कितनी? 90% टू 100% नॉर्मल। और इसे आप नॉर्मल रेंज भी बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं आप लोग, ये नॉर्मल रेंज है, लेकिन नॉर्मल सैचुरेशन कितना होता है? नॉर्मल सैचुरेशन बोला जाता है मोर देन 95%। ये भी नॉर्मल रेंज है, लेकिन नॉर्मल जो जनरली जो हेल्दी एक पर्सन है उसमें कितना देखने को मिलेगा? मोर देन 95%। लेकिन कई बार क्वेश्चन आता है सीओपीडी का पेशेंट है, उसके अंदर सैचुरेशन कितना देखने को मिलता है, तो भी आप उसको एवरेज बोल सकते हैं कि अगर आप बोल सकते हैं कि अगर सीओपीडी का पेशेंट है और 88 टू 92% के आसपास सैचुरेशन है, तो भी आप उससे कह सकते हैं ठीक है, नॉर्मल, इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इज दैट क्लियर? तो ये होता है हमारा क्या? नॉन इन्वेजिव मेथड। फिर पूछा जाता है कि आपको क्या, आपकी अगर मान लो ये सैचुरेशन आखिर कितने से कम हो जाए तो आप उसे हाइपोक्सिया बोलेंगे। तो if saturation if saturation below 86, तो ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइपोक्सिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपकी प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा? आपका प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा? प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा? इन्फॉर्म टू डॉक्टर। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट इन्फॉर्म टू
डॉक्टर आपको क्या कर देना है, और उसके बाद डॉक्टर क्या है जो भी एक्शन लेगा वो आपको क्या करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि आप ये जो प्रोब है उसको उसको कहां पे प्लेस करते हैं। हम बोल सकते हैं साइट ऑफ प्लेसमेंट, है ना। साइट क्या होती है प्लेसमेंट की। तो प्लेसमेंट साइट को पता करने के लिए सिंपल सा तरीका है, आप सीधा बोल सकते हैं कहां कहां पे कर सकते हैं। ईयर लोब पे कर सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा सिचुएशन आ सकता है यहाँ पे। ईयर लोब पे कर सकते हैं, फोर हेड पे कर सकते हैं, क्लियर है। आप टो या फिर नोज पे कर सकते हैं, या हम बोल सकते हैं फिंगर्स पे कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, फिंगर्स पे कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है मोस्ट कॉमन साइट, मोस्ट कॉमन या फिर मोस्ट कन्वीनियंट साइट। कन्वीनियंट साइट कौन सी होगी, यानी सुविधाजनक और मोस्ट कॉमन वो होती है क्या, आप कहां लगा दें, इंडेक्स फिंगर पे। वो क्या होगी, इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर क्या है, मोस्ट कॉमन साइट है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, इसके अंदर कि ये जो आपकी क्या है, अगर मान लो और इसमें भी आपको एडवाइस करना है कि पेशेंट के क्या होने चाहिए, नेल पॉलिश आपको क्या कर देनी है, अगर आपको ये प्रोब प्लेस करना है तो रिमूव कर देनी है, जिससे क्या हो, कंडक्शन, रिमूव कर देने से क्या होगा, जो कंडक्शन है या वैल्यू जो है वो क्या आएगी, प्रॉपर आएगी। तो ये आपको क्या करना है, यहाँ पे काम करना है। या क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर क्या हो रहा है, सनलाइट के कांटेक्ट में, अगर सनलाइट आ रही है कहां पे, ऑन प्रोब, प्रोब पर क्या आ रही है, सनलाइट हो रही है, तो आपको क्या करना है, कवर इट विद टॉवल, कवर इट विद टॉवल, आपको कवर कर देना है इसको टॉवल से। तो ये क्या होते हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। देन आपका आता है थर्ड मेथड। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यहाँ पे पूछा जा सकता है कि आपका जो प्रोब है, इसका जो प्रोब है वो आपको कितने टाइम में चेंज कर देना है। तो वो सिंपल रूल है, वो आपके मेडिकल का सिंपल रूल है, चाहे वो पोजीशन हो चाहे प्रोब हो, चेंज साइट एवरी 2 आवर। हर 2 घंटे में क्या करना है आपको, साइट चेंज करनी है, हर 2 घंटे में साइट चेंज कर देंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इन्वेजिव मेथड। तीसरा जो मेथड था आपका इन्वेजिव मेथड। इन्वेजिव मेथड में आपको क्या करना होता है, एबीजी एनालिसिस, आपको क्या करना पड़ेगा, एबीजी एनालिसिस। यहाँ पे एबीजी एनालिसिस में आप ये क्या है, आप बोल सकते हैं मोस्ट रिलायबल होता है, एकदम एक्यूरेट वैल्यू देता है, मोस्ट रिलायबल होता है। ये एबीजी एनालिसिस पे हम लोग एक पूरा बड़ा वीडियो बनाएंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूँ। एबीजी एनालिसिस के लिए जो हम लोग जब हम लोग क्या करते हैं, आर्टरी पंक्चर करते हैं, एबीजी एनालिसिस फुल फॉर्म बोले तो आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस। तो जब हम साइट पंक्चर करते हैं, जनरली जो साइट यूज की जाती है वो कौन सी, रेडियल आर्टरी की जाती है, रेडियल आर्टरी। तो जनरली रेडियल आर्टरी जब आप पंक्चर करेंगे तो कई बार हो सकता है कि सप्लाई हाथों को ना मिल पाए, तो रेडियल आर्टरी पंक्चर करने से पहले हमको क्या करना पड़ता है, अल्नार आर्टरी की, अल्नार आर्टरी की पेटेंसी चेक करनी होती है। और अल्नार आर्टरी की पेटेंसी चेक करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसका नाम होता है क्या, एलन टेस्ट। तो एबीजी एनालिसिस करने से पहले डॉक्टर क्या करता है, एलन टेस्ट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में फिक्स क्वेश्चन है लगभग लगभग। क्या करता है, एलन टेस्ट करता है। अभी एलन टेस्ट कैसा होता है जरा देखें, गौर फरमाएं। देखिए मैं आपको डायग्राम बेस पे समझा दूंगा। ये देखिए किस तरह से, जैसे ये देखो, हमको टेस्ट करना है कहां से, रेडियल आर्टरी से करना है, ठीक है। तो हमारी हाथों में अगर हमने रेडियल आर्टरी को क्या कर दिया, पंक्चर कर दिया, ठीक है। रेडियल आर्टरी को अगर हमने क्या, ये इधर रेडियल आर्टरी अगर इसको हमने पंक्चर कर दिया तो हो सकता है अक्लूड हो जाए। तो ये सप्लाई क्या होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। तो बस इसी को चेक करना होता है। तो हम दोनों को क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, ठीक है, हाथों को थोड़ा सा मूवमेंट करवाते हैं और हाथ क्या होता है, व्हाइट हो जाते हैं। और फिर आपको क्या करना होता है, आपकी कौन सी आर्टरी को, अल्नार आर्टरी को छोड़ना होता है। अगर हाथ क्या होता है,
कुछ सेकंड्स के अंदर वापस से रेड्यूस हो जाता है, मतलब कि आपकी अल्नार आर्टरी क्या है, बढ़िया है, पोटेंसी मेंटेन है, आप उस पे क्या कर सकते हैं, रेडियल आर्टरी पे प्रिक कर सकते हैं। ये देखिए अल्नार आर्टरी, और ये दोनों को पकड़ा, पहले हाथों को थोड़ा सा मूवमेंट करवाया, पीला हो गया हाथ, फिर छोड़ा, तो फिर वापस से क्या हो गया, रेड हो गया। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलन टेस्ट बोलते हैं। ये डायग्रामेटिक वे में आपको समझाया हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मान लो लेकिन आपका हाथ क्या हुआ, रेड नहीं हुआ वापस से, और आपका एलन टेस्ट पॉजिटिव, आपका एलन टेस्ट में क्या है, रिजल्ट मिला कि भैया अल्नार इसकी पेटेंसी मेंटेन नहीं है। तो आपको क्या करनी है, साइट चूज करनी है, कौन सी, देन फिर साइट पे जाना है, कौन सी, फीमोरल आर्टरी। फीमोरल आर्टरी जो कि आपके ग्रोइंग रीजन में आपको जनरली देखने को मिल जाएगी। और जनरली बोला जाता है कि ओल्ड 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 पर्सन में भी, जो बूढ़े लोग हैं उसमें भी कहां से सैंपल कलेक्ट करते हैं, फीमोरल आर्टरी से ही हम लोग करते हैं। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। चलिए आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आएगा। अब फिर यही इसी के बेसिस पे आप लोग क्या करते हैं भाई, डाटा कलेक्ट करते हैं, उसके बीच में वैल्यू पता करके आप बोलते हैं कि हाँ भैया हाइपोक्सिया है या फिर नहीं है। ठीक है, ये एबीजी एनालिसिस पे हम लोग वेरी सून बहुत एक अच्छा वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ इतना जान लीजिए, ये एक इन्वेजिव मेथड है, मोस्ट रिलायबल है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे टॉपिक पढ़ते हैं आप लोग, मेथड्स ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। मेथड्स ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। तो जब मेथड्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, 5 तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इन 5वें में से सबसे पहला जो आपका होता है वो होता है कौन सा, नाजल कैथेटर। सबसे पहला कौन सा होता है, नाजल कैथेटर। अगर इसकी मैं इमेज दिखाना चाहूं आप लोगों को तो देखिएगा, नाजल कैथेटर आखिर किस तरह का दिखाई देता है। ये है आपका एक तरीके का नाजल कैथेटर। ठीक है, ये है आप लोगों का नाजल कैथेटर। दिखने में लंबा सा होता है क्योंकि ये कहां से, इसकी जो रेंज, इसका जो साइज होता है, इसको नापते कैसे, नोज टिप टू हम बोल सकते हैं ईयर लोब। नोज टिप टू ईयर लोब इसका साइज नापा जाता है, उसके बाद इसको क्या किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। जनरली बोला जाता है ये क्या होता है, मोस्ट कॉमन मेथड होता है, मोस्ट कॉमन मेथड, मोस्ट कॉमन मेथड इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, क्लिनिकल प्रैक्टिस। क्लियर है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो इसकी जो रेट होती है, जो इसकी फ्लो रेट होती है, फ्लो रेट होती है, हम बोल सकते हैं क्या, 1 to 4 लीटर तक हो सकती है। कितनी, 1 to 4 लीटर तक हो सकती है। इज दैट क्लियर। अब अगर हम बात करें इसकी जो हम बोल सकते हैं कि इसकी जो FiO2 होती है ना, हर एक मेथड की आपको FiO2 पढ़नी होगी, तो इसकी जो FiO2 होती है वो आपकी अप्रोक्स देखने को मिल सकती है कितनी, 22 to 30% तक इसकी आपको FiO2, यानी कि जितनी ऑक्सीजन दी है उसका कितना परसेंट क्या हो जाएगा, यूज आएगा। यानी कि आप 4 लीटर देंगे तो 4 लीटर का 22 से 23% ही क्या होगा, उस बंदे को यूज में आएगा। क्लियर है। अब पूछा जाता है कि भैया जब इसको अप्लाई करना है उसके लिए पोजीशन कौन सी देते हैं हम लोग, इसको अप्लाई करने के लिए पोजीशन कौन सी देते हैं, तो इसके लिए पोजीशन जो हम लोग देते हैं उसका नाम होता है क्या, रोज पोजीशन। नाम क्या होता है, रोज पोजीशन। और यही पोजीशन जनरली ट्रेकियोस्टोमी के टाइम पे भी दी जाती है। देखिएगा ये रोज पोजीशन आखिर होती किस तरह से, रोज पोजीशन ये देखिए, ये देखिए यहां पर क्या कर दी जाती है, नेक एकदम क्या कर दी गई है, देखो स्ट्रेट कर दी गई है ना, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, रोज पोजीशन। क्लियर है। उसके अलावा इसको बिफोर अप्लाई, बिफोर अप्लाई हमें क्या करना होता है, इसके जो इसका ये जो कैथेटर होता है इसकी टिप पर क्या करना होता है, अप्लाई 2% जाइलोकेन, 2% जाइलोकेन अप टू 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर आपको क्या करनी है, यहाँ पे जाइलोकेन अप्लाई करनी है। लेफ्ट और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपको क्या करना है, इसको अप्लाई करना है। राइट नॉस्ट्रिल से इंजरी के चांसेस थोड़े से क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। क्लियर है। इसके बाद में इसमें आपको क्या करना है, इसको इंसर्ट कहां तक करते हैं, हम लोग बोलते हैं लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लेकर अप टू यूवला,
यूवुला तक आपको क्या करना है, इसको इंसर्ट करना है, ठीक है। और इसके आप बोल सकते हैं कि साइट के एक्यूरेट, जो इसके एक्यूरेट मेथड होता है इसके प्लेसमेंट को देखने के लिए, प्लेसमेंट इसकी कैसे देख सकते हैं हम लोग, प्लेसमेंट देखने का जो बेस्ट तरीका होता है एक्सरे। आपको क्या करवाना है, एक्सरे करवाना है और उसको क्या करना है, देखना है कि भैया प्लेसमेंट सही से हुआ है या फिर नहीं है। क्लियर है। और अब जब इसकी आपको जब इस कैथेटर की केयर करनी है तो यहाँ पे आपको दो चीजें ध्यान रखनी है इसकी केयर के अंदर। एक तो सबसे बड़ी बात तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसकी पेटेंसी चेक करते रहना है, रेगुलर चेक पेटेंसी। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है हमारी केयर की, चेक पेटेंसी रेगुलरली, चेक पेटेंसी रेगुलरली। क्लियर है। उसके अलावा आपको क्या करना है कैथेटर केयर के अंदर, चेंज कैथेटर इन एवरी 8 आवर, एवरी 8 आवर, हर 8 घंटे में आपको क्या करना है, इस कैथेटर को चेंज करते रहना है। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। तो ये होता है हमारा क्या है आपका जो टॉपिक है कौन सा, सबसे पहला नाजल कैथेटर के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो सेकंड मेथड होता है यहाँ पे, उसका नाम होता है क्या, नाजल कैनुला। आपको मैं अगर पैसेंट दिखाऊं किस हाँ, नाजल कैनुला दूसरा मेथड है, नाजल कैनुला। अभी नाजल कैनुला कैसा दिखाई देता है, इमेज देखिएगा, ये देखिएगा, जो आपका नाजल कैनुला है वो ये रहा, कुछ इस तरह से क्या दिखाई देता है आपको, ये नेजल कैनुला दिखाई देता है ना। ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे से क्या होता है, मीन्स इसको अंदर इंसर्ट नहीं करना, तो बस ये नोज पर ही क्या होता है, टिका रहता है, नाक के पास क्या रहता है, लगा रहता है। जैसे अगर मैं, जैसे आप लोगों ने वो मूवी देखी होगी दिल बेचारा, उसमें आपके जो सुशांत सिंह राजपूत और वो हीरोइन का नाम मुझे नहीं पता है, जो दोनों के जो लगाया होता है, देखिए इस तरह से हॉस्पिटल में क्या किया जाता है, ये लगा दिया जाता है इस तरह से, इसे हम बोलते हैं क्या, नेजल कैनुला। क्लियर है। अब इसके बारे में कुछ बातें अगर हम लोग ध्यान में दें तो जनरली क्वेश्चन बोल सकता है, इसे और किस नाम से जाना जाता है, इसे हम लोग नाजल प्रोब के नाम से भी जानते हैं, हम लोग इसे नाजल प्रोब के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो प्रोब का जो साइज होता है वो होता है क्या, प्रोब किस साइज का होता है, हम बोल सकते हैं क्या, 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। प्रोब कितना, 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। उसके अलावा इसको हम बोल सकते हैं मोस्ट कन्वीनियंट मेथड होता है, मोस्ट कन्वीनियंट, मोस्ट कन्वीनियंट मेथड। क्लियर है। उसके अलावा आप बोल सकते हैं ये जनरली मींस ये एज इट मींस एज ए सपोर्ट है ना, हम बोल सकते हैं क्या ये क्या, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाने का जो मेथड होता है ये एक सपोर्ट की तरह होता है, ठीक है। ये यानी कि आपको मान लो अगर पेशेंट को क्या है, जैसे उसको रेगुलर चाहिए, यानी कि आप बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म तक क्या करनी है, उसको ऑटो एडमिनिस्ट्रेशन करना है, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इस मेथड को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, प्रोवाइड सपोर्ट। ये क्या मेनली क्या प्रोवाइड करवाता है, सपोर्ट, रेस्पिरेटरी सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए ऑक्सीजन की किसी को चाहिए कि भैया पूरे दिन ऑक्सीजन चाहिए काफी दिन तक, 3 4 5 6 दिन, 7 दिन, महीना, 2 महीना, ऐसे अगर क्या चाहिए ऑक्सीजन चाहिए तो आप उसको ये मेथड यूज में करते हैं, ठीक है। जनरली आप बोल सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर आपको बोलूं तो जैसे सीओपीडी का पेशेंट है ना, अगर सीओपीडी का पेशेंट है तो उसको लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। अस्थमा का पेशेंट अगर कोई है जिसको लगातार अटैक आ रहे हैं अस्थमा के, तो उसमें भी ये यूज में आ सकता है, ठीक है। या कोई पर्सन है जिसको क्या है, एंजाइटी है और एंजाइटी में उसकी क्या हो रहा है, उसको डिस्निया हो रहा है, एंजाइटी में उसको क्या हो रहा है, डिस्निया हो रहा है, तो उसमें भी आप ये यूज में ले सकते हैं। और जो अब इस मेथड की जो इस मेथड की जो फ्लो रेट होती है, कौन सी हमारी नाजल प्रोब या नाजल कैनुला की जो फ्लो रेट होती है, जो फ्लो रेट होती है वो होती है, आप बोल सकते हैं 1 to 6 लीटर, 1 to 6 लीटर पर मिनट, 1 to 6 लीटर पर मिनट। और इसका जो FiO2 बोल सकते हैं हम लोग, या O2 कंसेंट्रेशन की अगर हम बात करें तो वो हम बोल सकते हैं क्या, 24 to 44%, 24 to 44%। इसके लिए पोजीशन कौन सी देते हैं इसके अंदर हम लोग, जनरली इसको अप्लाई करने के बाद जो पोजीशन, जनरली हम पोजीशन जिस पोजीशन में देते हैं हम बोलते हैं कौन सी, सेमी फाउलर पोजीशन, सेमी फाउलर पोजीशन। जैसे ये देखिए यहाँ पे आप लोग, ये कौन से पोजीशन में, ये सेमी फाउलर ही तो पोजीशन है,
ठीक है, बेड को कितना 45 डिग्री डिग्री के एंगल पे क्या कर दिया है, उठा दिया है। या सेमी फाउलर में ये तो सॉरी 45 डिग्री एंगल आप जनरली बोल सकते हैं फाउलर पोजीशन, 45 से कम है तो सेमी फाउलर, 45 से ऊपर है तो जनरली हम लोग बोलते हैं हाई फाउलर बोलते हैं, है ना। तो ये इस तरह से आप लोग देखते हैं पोजीशन के बारे में यहाँ पे। उसके बाद तीसरा जो मेथड होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तीसरा मेथड होता है क्या, मास्क मेथड होता है। कौन सा, मास्क। मास्क में जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो बात होती है वो कि यहाँ पे आप क्या करते हैं, हाई रेंज ऑफ ऑक्सीजन जो फ्लो रेट है वहां पे यूज में ले सकते हैं। यहाँ पे जनरली 8 to 10 लीटर पर मिनट तक की क्या कर सकते हो आप लोग, रेंज में क्या कर सकते हो, ऑक्सीजन दे सकते हो। इवन अगर वेंचुरी मास्क है तो उससे भी ज्यादा। क्लियर है, अगर वेंचुरी मास्क है तो उससे भी ज्यादा। वेंचुरी मास्क की रेंज 15 लीटर पर मिनट तक भी जाती है। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कोई क्वेश्चन पूछ ले आपको एक्यूरेट, अगर आपको एक्यूरेट ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करना है, एक्यूरेट रेट के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन करना है, तो आप कौन सा मास्क यूज कर सकते हैं, वेंचुरी मास्क यूज में कर सकते हैं, वेंचुरी मास्क। ठीक है, वेंचुरी मास्क आप यूज करके एकदम एक्यूरेट ऑक्सीजन आप दे सकते हैं। अब मास्क के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, तो इसमें सबसे पहला टाइप होता है कौन सा, हेडिंग लगा लीजिए वेंचुरी मास्क, वेंचुरी मास्क। तो ये जो वेंचुरी मास्क के बारे में आपने पढ़ा है, तो सबसे पहली बात तो एक्यूरेट ऑक्सीजन का क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेशन करता है। और ये जो वेंचुरी मास्क होता है वो होता है अकॉर्डिंग टू कलर कोडिंग, अकॉर्डिंग टू कलर कोडिंग, अकॉर्डिंग टू कलर कोडिंग, यानी कि हर एक रेट के, हर एक क्या है उसके कलर के हिसाब से क्या आते हैं, मास्क आते हैं। जनरली बोला जाता है कि ऑक्सीजन अगर आपको क्या करनी है, एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, O2 एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सीओपीडी, सीओपीडी पेशेंट के लिए अगर ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करनी है तो बेस्ट जो मेथड होता है, जो बेस्ट मेथड होता है वो होता है आपका वेंचुरी मास्क, क्योंकि बहुत रेगुलेट अमाउंट में क्या करता है, ये ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करता है। ठीक है, अब जो कलर कोडिंग क्या है, क्या इसके बारे में, उसके बारे में हम लोग अगर हम बात करें, ठीक है, वो होता है क्या, देखिए पहले तो इमेज देखिए कि आखिर वेंचुरी मास्क दिखता कैसा है। ये देखिए, ये अलग अलग कलर में क्या है इसके आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको अलग अलग कलर में क्या है इसके वो रेट देखने को मिल जाएंगे। इस तरह से अलग अलग रंग बिरंगा टाइप का क्या है आपका मास्क जो है वो है वेंचुरी मास्क। अब इसके अंदर जो कलर कोडिंग्स है वो इस तरह से है कुछ, कौन से कलर से कितनी ऑक्सीजन आपको क्या है यहाँ पे मिल सकती है। यहीं पे मैंने चार्ट बना दिया, देखिए ब्लू कलर, व्हाइट कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर, एंड उसमें 24 28 ये परसेंटेज इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, याद में कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसका सीक्वेंस अगर आपको याद हो गया कलर कोडिंग का, फिर आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो इसका कलर का याद रखने की जो मैंने ट्रिक अपना रखी थी वो ये थी कि नीला सा, नीला सा, नीला सा ऑरेंज, नीला सा ऑरेंज, पीला हो गया, है ना। देखो अब कैसे, नीला, ब्लू कलर, ये सीक्वेंस हो गया, सा सफेद यानी कि व्हाइट कलर, ऑरेंज, ऑरेंज है ही, ऑरेंज कलर अपने आप में ऑरेंज है, पीला से येलो कलर, ला से रेड कलर, रेड कलर, और हो से हरा कलर यानी कि ग्रीन कलर। तो इस तरह से मैंने सीक्वेंस याद किया, और फिर ये 24 28 31 35 ये तो रेंज याद रह जाएगी। फिर देन इसके बाद ये भी क्या है आपको याद में ले सकते हो, रट्टा ही मारना पड़ेगा, इसका समझने का कोई तरीका नहीं है। क्लियर है। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप हम बोल सकते हैं कि यहां से मैक्सिमम रेट कितनी दे, आप बोल सकते हैं कि आप मैक्सिमम कितनी रेट से दे सकते हैं, 15 लीटर पर मिनट की रेट से दे सकते हैं, और मिनिमम कितनी, 2 लीटर पर मिनट के, मिनिमम आप कितनी 2 लीटर के दे सकते हैं, और मैक्सिमम कितनी 15 लीटर पर मिनट के। या पूछ सकता है मैक्सिमम कितना FiO2 प्रोवाइड करवा सकता है आपका वेंचुरी मास 60%, और मिनिमम कितना प्रोवाइड करवाता है 24% FiO2 अब आपको क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है। दोनों ही तरह के क्वेश्चन क्या है, पॉसिबल है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं।
नेक्स्ट मास्क की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मास्क का नाम है क्या? पार्शियल रीब्रीथर मास्क। पार्शियल रीब्रीथर मास्क। जो आपका पार्शियल रीब्रीथर मास्क है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है, कुछ इस तरह से आपको ये दिखाई देगा। देखिए ये, इसमें क्या है, ये एक बेग सा क्या रहता है, लगा रहता है। ये क्या है, बेग सा एक लगा हुआ है, जिसका रेंज कितना होता है, आप बोल सकते हैं कि कितना, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 1.5 लीटर की होती है। ठीक है, इसमें क्या 1.5 लीटर की होती है, तो इसमें जो एक्सहेल एयर होती है, क्या करता है, जो एक्सहेल होती है, जो पर्सन होता है वो क्या करता है, कुछ अमाउंट में इनहेल करता है, क्या, इनहेल CO2 इन सम अमाउंट, है ना, क्योंकि इसके अंदर क्या रहती है, एक्सहेल एयर पड़ी रहती है, तो कुछ अमाउंट में क्या करता है वो उस एयर को भी क्या करता है, इनहेल करता है। जो किससे मदद करता है, आप बोल सकते हैं क्या, कि इस मेथड को जनरली टू प्रिवेंट, इस मेथड का क्यों यूज करते हैं, टू प्रिवेंट ऑक्सीजन ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी, कि भैया सिर्फ ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे रहे हो, कहीं टॉक्सिसिटी ना हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करने के लिए पार्शियल रीब्रीथर मास्क का क्या करते हैं, यूज में लेते हैं, पार्शियल रीब्रीथर मास्क यूज में लेते हैं। क्लियर है? अब इस मास्क की क्या होती है, जो यहाँ पे जो इस मास्क यानी जो ये जो बेग है ना, इसमें ऑक्सीजन CO2 मिक्स, यानी कि आप बोल सकते हो जो एक्सहेल एयर है वो पड़ी हुई है, जो जिसको क्या कर सकता है, वापस वो इनहेल भी कर सकता है। इसकी जो फ्लो रेट होती है, जो इसकी फ्लो रेट होती है वो होती है 8 to 10 लीटर, 8 to 10 लीटर पर मिनट। और ये FiO2 कितना प्रोवाइड करवाता है, हम बोल सकते हैं ये FiO2 प्रोवाइड करवाता है 70 to 80% तक। कितना, 70 to 80% तक FiO2 डिलीवर कर सकता है। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं इसके बाद में, इसके अंदर नेक्स्ट मास्क जो होता है वो होता है नॉन रीब्रीथर मास्क। नॉन रीब्रीथर मास्क, नॉन रीब्रीथर मास्क। तो नॉन रीब्रीथर मास्क के अंदर मैक्सिमम इसमें क्या हम बोल सकते हैं, अगर आपको हायर कंसेंट्रेशन प्रोवाइड करवानी है, हायर कंसेंट्रेशन, अगर आपको हायर कंसेंट्रेशन प्रोवाइड करवानी है तो आप कौन सा मास्क यूज करें, आप नॉन रीब्रीथर मास्क यूज करें। ये कितनी कितनी आप बोल सकते हैं, इसके अंदर भी क्या होता है, एक रिजर्वोयर बैग होता है, इसमें भी क्या होता है, रिजर्वोयर बैग होता है, जिसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 2 लीटर होती है, जिसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 2 लीटर होती है। और इसकी जो फ्लो रेट है, हम बोल सकते हैं हायर कंसेंट्रेशन में जो इसकी फ्लो रेट है वो होती है, जो इसकी फ्लो रेट है वो होती है अप्रोक्स 15 लीटर पर मिनट, 15 लीटर पर मिनट। क्लियर है? तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज में ले सकते हैं। ये आपको अप्रोक्स अप्रोक्स हम बोल सकते हैं क्या, 100% तक ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन प्रोवाइड कर सकता है। कितना, 100% तक ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट मास्क की, अगर हम बात करें उसका नाम है एरोजोल मास्क, जो कि आपका नॉर्मल मास्क होता है, जो इस तरह का दिखाई देता है, जो आप लोगों ने देखा ही होगा। ये देखिए, ये आपका एरोजोल मास्क है, नॉर्मल मास्क जो दिखाई देता है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसमें हम बोलते हैं क्या, जो हम लोगों ने शुरुआत में ऑक्सीजन के बारे में बात की थी, है ना, इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, हाईएस्ट ह्यूमिडिफाइड, हाईएस्ट ह्यूमिडिफाई ऑक्सीजन आप क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि और इसका फायदा क्या हो सकता है, एक तरह से तो आप क्या कर सकते हैं, उसके जो इरिटेशन है उसको भी प्रिवेंट कर सकते हैं, और दूसरा आप बोल सकते हैं, आप जो थिकनेस है आप रिड्यूस कर सकते हैं, म्यूकस थिकनेस को, म्यूकस थिक ना हो उसके लिए आप लोग ये भी यूज में ले सकते हैं। क्लियर है? जनरली ये जो मास्क है यूज किया जा सकता है नेबुलाइजेशन के अंदर भी, जनरली नेबुलाइजेशन की प्रोसेस में भी ये मास्क यूज में लिया जा सकता है, या आप बोल सकते हैं कि बहुत सारे और भी जो कॉमनली यूज में होते हैं हॉस्पिटल में, वहां पे ये यूज में हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड की अगर हम बात करें,
नेक्स्ट जो मेथड होता है हम बोल सकते हैं टेंट मेथड। अगर आपको टेंट मेथड का डायग्राम देखना हो, इसमें क्या किया जाता है, टेंट यूज करके पूरा का पूरा पेशेंट के ऊपर क्या कर दिया जाता है, टेंट अप्लाई कर देता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन क्या होती है, बहुत हाई अमाउंट में क्या हो जाती है, ऑक्सीजन रिलीव की जाती है, ऑक्सीजन डिलीवर की जाती है। तो मेनली ये होता है, इसके अंदर होल बॉडी को क्या कर दिया जाता है, इस प्लास्टिक के कवर से क्या कर दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है और इसमें ऑक्सीजन डिलीवर कर दिया जाता है। ठीक है, और इसका जनरली यूज कहाँ पे होता है, हम बोल सकते हैं क्या, बर्न के अंदर क्या है, इसका मेनली यूज किया जाता है। क्योंकि जो पेशेंट बर्न है उसको क्या चाहिए, उसकी जो वुंड हीलिंग है ना, उसके क्या हो, वुंड हीलिंग में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है, ऑक्सीजन अच्छे से प्रोवाइड हो जाती है जिस बर्न के पेशेंट के अंदर। उसके अलावा अगर किसी को बेड सोर हो गया है, बेड सोर को भी क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है, क्योंकि ऑक्सीजन मिलेगी तो हीलिंग की प्रोसेस जल्दी होती रहेगी। इसमें जो फ्लो रेट रहता है ऑक्सीजन का, वो रहता है आपका वही जो नॉर्मली देखने को मिलता है, 8 टू 10 लीटर। कितना, 8 टू 10 लीटर पर मिनट, 8 टू 10 लीटर पर मिनट। अब जब इसका यूज हो जाता है, जब इसका यूज हो जाता है, तो इसका डिसइंफेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाकियों को तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, लेकिन इनको डिसइंफेक्शन करके आपको क्या, आप इसको डिसइंफेक्शन करना जरूरी है। ठीक है, तो इसका डिसइंफेक्शन होता है 2% एसिटिक एसिड से, 2% एसिटिक एसिड यूज करके इसको आप क्या कर सकते हैं, वापस से रीयूज में भी ले सकते हैं O2 टेंट को। उसके बाद आपका आप बोल सकते हैं कि नेक्स्ट जो मेथड होता है उसका नाम होता है क्या, हुड मेथड। हुड मेथड, देखिए आप लोग बुक से अच्छे से पढ़िएगा, आपको बहुत सारी चीजें और भी मिलेंगी, मैं इसमें और भी चीजें ऐड कर सकता हूँ, लेकिन एक्चुअल में क्या, टॉपिक पूरा नहीं होता, वीडियो बड़ा जाता है, फिर अपलोड होने में बहुत दिक्कत आती है ना। तो थोड़ा सा इसलिए थोड़ा सा रिवीजन वीडियो है, तो थोड़ा शॉर्ट में लेकर के चलेंगे, जब हम लोग लाइव पढ़ेंगे तो इसको और भी अच्छे से पढ़ सकते हैं हम लोग, है ना। लेकिन यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हम वही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जनरली ये हुड मेथड जो होता है वो इस तरह से देखिए, ये देखिए, ये है आपका ऑक्सीजन हुड, ये है आपका ऑक्सीजन हुड, जनरली नियोनेट्स में यूज में लिया जाता है, नियोनेट्स के अंदर। फ्लो रेट वही 8 टू 12 लीटर पर मिनट, 8 टू 12 लीटर पर मिनट की यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। इज दैट क्लियर, ये हुड मेथड आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। चलिए, नेक्स्ट जो आपका ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इंपॉर्टेंट चीज है वो देखते हैं हम लोग, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं पर्सन के अंदर। तो कॉम्प्लिकेशन में आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, सबसे पहला तो क्वेश्चन देखने को मिल सकता है क्या, इंड्यूस्ड, जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है क्या, इंड्यूस्ड एपनिया, इंड्यूस्ड एपनिया। क्या हो सकता है कि भैया पर्सन डिपेंड ही हो जाए, उसका ब्रेन भूल ही जाए कि भैया रेस्पिरेशन करना है, तो कई बार एपनिया देखने को मिल सकता है। जनरली कितने सेकंड का हो सकता है ये, 10 टू 15 सेकंड्स का क्या हो सकता है यहाँ पे एपनिया देखने को मिलता है। देखिए पहले के टाइम पे, यानी जब आप देखेंगे कि 1950 1960 के बीच में एपनिया की डेफिनेशन ये हुई जा बोली जाती थी कि भाई 2 मिनट तक अगर क्या हो जाए, डब्ल्यूएचओ ऐसा बोलता था, अगर 2 मिनट तक क्या हो जाए, ऑक्सीजन का एक्सचेंज रुक जाए, तो हम उसे एपनिया बोलेंगे। फिर जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ा, 1960 के आते थे, फिर 1 मिनट हुआ, फिर 30 सेकेंड हुआ, देन अब जाकर के जो नाउ डेज जो अभी आपका डाटा होता है वो बोलता है भी 20 सेकेंड के लिए अगर क्या हो, ब्रीदिंग रुक जाए, ब्रीदिंग क्या हो जाए, रुक जाए, स्टॉप हो जाए, तो हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे क्या बोलेंगे, एपनिया बोलेंगे, है ना। तो इस तरह की कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और ये कॉज ऑफ एपनिया जनरली क्या होता है, हाइपर वेंटिलेशन ऑफ हो सकता है, यानी आप इतना ज्यादा ऑक्सीजन दे दें कि सांस ही ना आए, उसको बाद में वो सांस लेना भूल जाए, उसका ब्रेन रिस्पॉन्स ही ना करेंगे, और इसका रीजन हो सकता है हाइपर वेंटिलेशन, या आप बोलते हैं हायर कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। सेकंड जो मोस्ट आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे, जो जनरली ये जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है वो बच्चों में देखने को मिलता है। क्या बच्चों को क्या कर रहे हैं, अगर ऑक्सीजन दे रहे हैं, या हम बोल सकते हैं जैसे कि प्री मैच्योर बेबीज होते हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन देने की नीड होती है, तो उनके क्या होता है, आईज के अंदर, यानी जो आईज के जो लेंस, आईज का जो लेंस होता है उसके पीछे क्या बनता है, फाइब्रस फॉर्मेशन हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट्रोलेंटल
रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया, फाइब्रोप्लेसिया। तो इसमें क्या होता है आपका, आपको मैंने बता ही दिया कि क्या हो जाता है, फाइब्रस फॉर्मेशन हो जाता है, फाइब्रस किसके अंदर, प्री टर्म के अंदर। अगर बच्चा क्या है, प्री टर्म है, ऑक्सीजन दिया तो कई बार फाइब्रस फॉर्मेशन हो जाता है बिहाइंड लेंस, बिहाइंड लेंस, बिहाइंड लेंस ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है जिसकी वजह से बच्चा क्या हो सकता है, ब्लाइंड तक हो सकता है, बच्चा क्या हो सकता है, ब्लाइंड हो सकता है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्या, रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया। और इसको एक सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह की सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, टेरे सिंड्रोम भी बोलते हैं। हम लोग इसे क्या बोलते हैं, टेरे सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा क्या देखने को मिल सकता है, आप बोल सकते हैं कॉम्प्लिकेशन के तौर पे एटेलेक्टेसिस देखने को मिल सकता है। एटेलेक्टेसिस बोले तो लंग कोलैप्स, लंग ऑब्लिक एल्वियोलाई कोलैप्स। तो अब जब अगर इस तरह की चीज हो जाए तो उसके लिए आपको ट्रीटमेंट के तौर पे क्या करना होता है, हम बोल सकते हैं क्या, N2O गैस दे करके, नाइट्रोजन ऑक्साइड दे करके आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको वापस से रिकवर कर सकते हैं, वापस से आप उसको क्या कर सकते हैं, फुला सकते हैं। क्लियर है। और उसके अलावा एक कॉम्प्लिकेशन जो हम बोल सकते हैं जनरली देखने को मिल सकता है, फायर हो सकता है। क्वेश्चन आता है फायर की कंडीशन में अगर हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, पेशेंट को बचाना है, पेशेंट को क्या करना है, आउट लेकर के जाना, आउट ऑफ द फायर आपको लेकर के जाना है। और उसके अलावा फायर की जो आपको पता ही है कि आपको क्या करना होता है, उसके अलावा रेस तो यूज करती है, रेस में भी यही बोलता है, रेस्क्यू करो, अलार्म बजाओ, कन्फाइनिंग करो कि सारे गेट दरवाजे बंद कर दो जिससे आगे बाहर ना जाए या जो एयर है वो अंदर ना आए। और लास्ट में हम बोल सकते हैं कि एक्सटिंग्विशर जिसके थ्रू आप आग बुझा सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये मेथड मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिया, थोड़ा सा रिवीजन के तौर पे ही लिया है, तो थोड़ा हमें तेज ही लेना था। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गई। देखिए नोट्स भी प्रिपेयर्ड है, नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे। देखिए बहुत प्यारे नोट्स बने हैं ना, देखिए बहुत प्यारे से नोट्स बने, तो ये आप लोगों को मिल जाएंगे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यू बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए सभी लोगों के साथ में, ताकि सभी लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, बाय। ध्यान रखिए, सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है ना, तो पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।